जय भगवान जी। जोरदार तालियों का। मुझे लगता है मेरे नाम के नारे की जरूरत नहीं है। हमारे देश में इतने महान लोग हुए, हम उन्हीं का नाम का नारा लगाए तो अच्छा होगा। आप ही महान है, आज तक हमारी आवाज ही किसी ने नहीं उठाई। ये आपका बड़प्पन है कि आप हमें इस तरह से कह रहे हैं। धन्यवाद। सबसे पहले मैं दुनिया को शांति और मानवता का संदेश देने वाले भगवान बुद्ध के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। संत गुरु रविदास जी, संत कबीरदास जी, गुरु नानक देव जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। ज्योतिबा फूले जी, सावित्रीबाई फूले जी, फातिमा शेख जी के चरणों में नमन करता हूं। पेरियार रामास्वामी नायकर जी, साहू जी महाराज, नारायण गुरु, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, माता रमाबाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। रामस्वरूप वर्मा जी, जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी, ललई सिंह यादव जी, कर्पूरी ठाकुर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, मानवर कांसीराम साहब के चरणों में नमन करते हुए, आप सभी साथियों को, भाइयों और बहनों को मैं क्रांतिकारी जय भीम करता हूं। आज आज़ाद बार्बर एसोसिएशन ने जो ये आयोजन किया है, इसके लिए मैं आज़ाद बार्बर एसोसिएशन को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। हमारे सलमानी जी, जय भगवान जी, नाजिम जी, असलम जी, सभी लोग, क्यों मैं एक एक का नाम क्या लूँ। आप सब लोग निश्चित तौर पर समाज को जागरूक करने के लिए और आज के समय के हिसाब से, चूँकि कोई भी पैसा वो आगे नहीं बढ़ सकता जिसमें समय के साथ विकास ना हो, परिस्थितियों के हिसाब से, ज़रूरतों के हिसाब से बदलाव ना हो। बिल्डिंगें बनती आई हैं पहले भी, लेकिन पहली बिल्डिंगें और अब बिल्डिंगों में आप देखोगे तो बहुत सारे अंतर आपको मिलेंगे। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी आई हैं, उसके हिसाब से जो आज जिस पेशे से जुड़े लोग हैं, अगर वो नई टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को नहीं जोड़ेंगे तो फिर वो विकास की दौड़ में पिछड़ जाएंगे। अभी हमारे दो साथियों ने, नाजिम जी ने और असलम जी ने जो परफॉर्म करके बताया, और आप लोगों को परफॉर्म करने के साथ साथ सवाल जवाब का भी मौका दिया, यानी कि आपको टेक्निकली चीज़ों को सीखने की ज़रूरत है। ये अच्छी बात है कि आप अपने दम पे कर रहे हैं, ये तो बहुत महानता की बात है। लेकिन दिल्ली की सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में ये एक फैसला लिया कि हम केस कला बोर्ड बनाएंगे। काफ़ी लंबे समय तक वो फाइल एलजी ऑफिस में रही। अब वो फाइल आई है, चीफ सेक्रेटरी ने हमारे SC/ST OBC वेलफेयर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को डिस्कशन के लिए बुलाया है। जल्दी उस पर डिस्कशन वो कर लेंगे और बहुत जल्दी जो अरविंद केजरीवाल जी का सपना था, हम केस कला बोर्ड बनाकर इस पेशे से जुड़े जो लोगों को समझाने और संवारने का काम करते हैं। मतलब मैं समझता हूँ पूरे दुनिया के अंदर, पूरे दुनिया में शायद यही एक अकेला ऐसा हुनर होगा। एक तो टेलरिंग का है, कपड़े से लोग को सजाते हैं, लेकिन ये जो पेशा जो आप लोग जिस पेशे में हैं, ये बड़ा अद्भुत है। और ये तो मैंने पहली बार देखा, जो नाजिम जी ने अभी जो फायर वाला जो दिखाया, तो रिस्की भी है। जो लोग एक्सपर्ट नहीं है वो अगर उसको कोशिश करेंगे तो किसी को अननेसेसरी हर्ट कर देंगे। तो आप अपने दम पे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अब हम स्वयं, दिल्ली की सरकार आपको आगे बढ़ाने में आपकी मदद करने का संकल्प कर चुकी है। हम आपके ट्रेनिंग शेड्यूल्स बनाएंगे, एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे और ट्रेनिंग करा के साथ में आपको कैसे फाइनेंशियली मदद मिले ताकि आप अपना साधन तैयार कर सकें। अपना जैसे डॉक्टर क्लिनिक बनाते हैं, उसी तरह हेयर ड्रेसर या सैलून या जो भी आप कहना चाहें शब्द, बुटीक कह सकते हैं, वो क्या बोलते हैं जो लोग जाते हैं, महिलाएं शादी वादी के टाइम पे पार्लर जाते हैं, या इस तरह के और भी हैं। मतलब नाम बहुत सारे हैं, इसलिए मैं एक नाम क्या लूँ, जिसको जो अच्छा लगता है उसी हिसाब से नाम रखते हैं। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि ये खूबसूरती तो आप ही के पास है, ये खूबसूरत कला आप ही के पास है, जो देखने में सुंदर नहीं है, जिसको कुदरत ने सुंदर नहीं बनाया, आप अपने हुनर से, अपनी कला से उसको भी सुंदर बना देते हो।
आप लोग तारीफ के काबिल हो। एक चीज है जो हमें समझनी पड़ेगी, कोई भी पैसा छोटा या बड़ा नहीं होता, और कोई व्यक्ति भी, इंसान भी कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। जैसा हम देखते हैं अपने धर्मशास्त्रों में 4 वर्ण, हजारों जातियां, और फिर उन जातियों को वर्ण के हिसाब से किसको क्या करना है, किसको क्या नहीं करना है, ये तय कर देना, ये मुझे नहीं लगता किसी को आज के समय में स्वीकार होगा, होना भी नहीं चाहिए। अगर कोई इस पेशे से जुड़ा है, नाई के पेशे से, वैसे मैं तो इसको जब व्याख्या करता हूं नाई समाज की, तो मैं उसको न्यायी समाज बोलता हूं। न्याय करने वाला, वो जब हेयर कट करता है तो अन्याय नहीं करता, उसकी कोशिश होती है वो और ज्यादा बेहतर तरीके से उसको सुंदर बनाए, खूबसूरत बनाए। ये न्यायी समाज का अपना इतिहास भी है। न्यायी समाज के भारत में एक समय बड़ा साम्राज्य था, नंद वंश, वो न्यायी समाज से था। वहां से बढ़ते हुए भारत, आप सब जानते हो, बड़े बड़े उसमें भारत में आजादी के समय पर 565 रियासतें थी, और रियासतों में सामंतवाद की प्रथा थी। और उसके बाद जो हालात हुए, उस हालात पे जाने से पहले भारत के जब इतिहास को पढ़ते और समझते हैं, तो हम उसमें देखते हैं कि कुछ चंद लोगों को केवल देश में पढ़ने लिखने पर और ज्ञान पर अधिकार दे के रखा, बाकी पूरी मेजोरिटी को, 90% से भी ज्यादा लोगों को ज्ञान और पढ़ने से दूर रखा। 95% से ज्यादा लोगों को व्यापार से दूर रखा। 80% से ज्यादा लोगों को खेती की जमीन से दूर रखा। इससे इतनी बड़ी डिस्पैरिटी आ गई, इतना गैप आ गया समाज में। कुछ लोग बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए, बहुत ज्यादा पैसे वाले हो गए, और कुछ लोग बेहद पिछड़ गए। लेकिन ऐसे में जब भारत आजाद होने वाला था, तो संविधान सभा में इस बात पे चर्चा शुरू हुई कि अब देश आजाद होने वाला है, अब देश की जनता सरकार चुनेगी, तो वोट से चुनेगी, वोट का अधिकार किसको दिया जाए। आपको शायद जानकारी ना हो, ज्यादातर संविधान सभा के सदस्य ये चाहते थे कि जो ग्रेजुएट हैं, या जो इनकम टैक्स पे करते हैं, या जो बड़े जमींदार हैं, केवल इन 3 कैटेगरी को ही वोट का अधिकार मिलना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने सोचा कि हमारे देश में ऐसी सामाजिक व्यवस्था थी जिसमें केवल 5% लोगों को ही पढ़ने का अधिकार था, 5% लोगों को ही ज्ञान का अधिकार था, तो बाकी 95% लोगों में तो ग्रेजुएट नहीं बन सकते, क्योंकि उन्हें पढ़ने का ही अधिकार नहीं था। दूसरी कैटेगरी थी कि जो इनकम टैक्स पे करते हैं, तो देश में 95% लोगों को तो व्यापार करने की इजाजत ही नहीं थी। इसका मतलब उनको भी वोट का अधिकार नहीं मिलना था, क्योंकि वो इनकम टैक्स पे ही तो वो बनेगा जिसको बहुत बड़ी इनकम होगी, इनकम व्यापार से होगी, और व्यापार 5% लोगों तक सीमित था। और तीसरी कैटेगरी थी जो बड़े जमींदार हैं। बड़े जमींदार भी संपत्ति का भी अधिकार भारत में देश की महिलाओं को, देश के आदिवासियों को, देश के दलितों को, उनको और अति पिछड़ों को, उनको संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। तो जब देश में 80% के आसपास लोगों को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, तो फिर वो बड़े जमींदार कैसे बनते। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में संविधान सभा के उन सदस्यों की जो ये सोच थी, अगर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर उनकी सोच को मान लेते, तो भारत में केवल 5% लोगों को वोट डालने का अधिकार मिलता। क्योंकि केवल 5% लोग ही उस श्रेणी में आते जो ग्रेजुएट हों, या इनकम टैक्स पेई हों, या बड़े जमींदार हों। तो अगर केवल 5% लोगों को वोट डालने का अधिकार मिलता, तो देश में 95% लोग जिनको वोट का अधिकार नहीं मिलना था, जो सरकार चुनने में भागीदारी नहीं निभाते, सरकार
जो चुन के आती उन 5% लोगों की वोट से, वो सरकारें केवल उन 5% लोगों के लिए काम करती, बाकी के 95% बेहद पिछड़ जाते, उनके बारे में कोई सोचने वाला और करने वाला नहीं होता। लेकिन हम सबको धन्यवाद करना चाहिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का, जो संविधान सभा में अड़ गए और अपनी बात को उन्होंने बड़ी अपनी बुद्धि और विवेक से, अपने चातुर्य से, अपनी काबिलियत से उन्होंने पूरी संविधान सभा को इस बात को मानने के लिए मजबूर कर दिया कि भारत में रहने वाले सभी लोग, किसी भी जाति, किसी भी धर्म के, किसी भी काम को करने वाले, अमीर हो या गरीब हो, पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, सबको समान रूप से वोट का अधिकार मिलेगा। और वो उन्होंने दिलवाया। उसका नतीजा यह हुआ कि कोई भी सरकार हो, उसे चुनना है, कोई भी पार्टी हो जो चुनाव में जाती है, सबके पास जाती है, वरना तो फिर वो उन 5% लोगों के लिए जाती, फिर तो हमारे लिए कोई स्कूल अस्पताल भी ना बनते। तो आज अगर सरकार ये सोच रही है कि केस क्लब बोर्ड बनना चाहिए और इस पैसे से जुड़े लोगों को आज के हिसाब से टेक्नोलॉजी से अवगत कराना चाहिए, उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देके अपना रोजगार शुरू करने का अवसर देना चाहिए, फिर कोई नहीं देता, क्योंकि सरकार तो फिर उनकी तरफ देखती है जो उनको वोट देता है। तो ये वोट के अधिकार की खूबसूरती है, हमारे भारत के संविधान की खूबसूरती है, जिसने सभी लोगों को निष्पक्ष रूप से सबको मौलिक अधिकार दिए, सबको समानता के साथ आगे बढ़ने का अवसर बनाया। लागू कितना हुआ वो अलग सवाल है, क्योंकि संविधान कितना ही अच्छा हो, अगर उसको लागू करने वाले लोगों की नीयत ठीक नहीं है तो वो देश के सभी लोगों को फायदा नहीं पहुंचा सकता, और उसमें गलती हम भी कर देते हैं। अगर लोग जागरूक हो जाएं, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाएं, संविधान के प्रति जागरूक हो जाएं, और वो ये तय कर लें कि हमें गलत आदमी को चुनना ही नहीं है। जो लोग देश में नफरत पैदा करते हैं, कहीं जाति के नाम पर, कहीं धर्म के नाम पर, जो देश को बांटने की बात करते हैं, ऐसे लोगों को चुनना बंद कर दें। जो सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, जो सबके बारे में कुछ ना कुछ विकास के बारे में सोचते हैं, जो गरीब से गरीब सबके बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देने के बारे में सोचते हैं, जो चाहते हैं कि, जो समझते हैं पूरा देश तब विकसित होगा जब देश में रहने वाले सभी लोग, चाहे वो किसी जाति धर्म के हो, जब सब लोग आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। अगर देश में रहने वाले कुछ ही लोग आगे बढ़े, बाकी लोग सब पिछड़ जाएं, तो क्या देश आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा ना। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि अपने वोट की कीमत को समझो। जब हम अपनी वोट को शराब की बोतल में 1000-2000 रुपए में 10-5 किलो अनाज में बेच देते हैं, हम लोग ये भूल जाते हैं वो जो खरीदने वाला है वो किसके पैसे से खरीद रहा है। जिनके पैसे से वो हमारी वोट को खरीदता है, उन्हीं के हाथों पर पूरे देश को बेच देता है, हमारे बच्चों के भविष्य को बेच देता है। तो अगर देश बिक रहा है तो इसमें दोष किसका है? इस देश की सरकारों ने कितने मुश्किल से देश के संस्थान खड़ा किए। देश की सरकारों ने IIT बनाए, IIM बनाए, कॉलेज खोले, मेडिकल कॉलेज खोले, दूसरे कॉलेज खोले, स्कूल खोले, अस्पताल खोले, रेलवेज बनाया, एयर इंडिया बनाया, एयरपोर्ट्स बनाए, रेलवे स्टेशन बनाए, पेट्रोलियम कंपनियां बनाई, गैस कंपनियां बनाई, बैंक सेक्टर बनाया, इंश्योरेंस कंपनियां बनाई, और एक आज बैंक बिक रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनियां बिक रही हैं, रेलवे बिक रहा है, एयर इंडिया बिक गया, एयरपोर्ट बिक गए, गैस कंपनी बिक गई, पेट्रोलियम कंपनी बिक गई, सब कुछ देश का बिक रहा है। और इसमें बिकने का बहुत बड़ा कारण यह है, हम लोग जागरूक नहीं हैं। अगर कोई बेचने वाला जो हमारे बच्चों के सपनों को बेच रहा है, हमारे बच्चों के भविष्य को बेच रहा है, फिर ऐसे लोगों को हम क्यों चुन लेते हैं? हम धर्म के नाम पे अंधे क्यों हो जाते हैं? हम धर्म के नाम पे अंधे होकर ये क्यों भूल जाते हैं कि धर्म के नाम पर जब किसी को मारा जाता है, मरता इंसान है, नुकसान पूरे देश का होता है, शांति भंग पूरे देश की होती है। जब आगजनी होती है ना, सोच के देखो कि किसी इमारत को या किसी संस्थान को, या आपका कोई भी शोरूम हो, किसी चीज का, जूते का शोरूम हो, कपड़े का शोरूम हो, सोच के देखो सब बनाने में कितनी मेहनत लगती है।
पहले बिल्डिंग बनेगी और फिर उस बिल्डिंग में उस व्यवसाय को शुरू करने पे कितना भारी खर्च होता है, और कोई उसको जला दे। उसको बनाने में तो वह व्यक्ति की जिंदगी लगी है, लेकिन जलाने में शायद एक आध घंटे में सब कुछ जल के राख हो जाता है। लोग ये भी भूल जाते हैं जिसको आप जला रहे हो वो केवल एक व्यक्ति का नुकसान नहीं है, वो पूरे देश का नुकसान है। उसमें कुछ लोगों को रोजगार भी मिला होगा, एक व्यक्ति की पूरी संपत्ति खत्म हो गई, उसमें काम करने वाले लोगों की नौकरियां चली गई, और ये जो संपदा है ये पूरे देश की है ना। संपदा तो देश की जली, शांति भंग किसी एक व्यक्ति की नहीं, शांति तो पूरे देश की भंग हो जाती है। और जिस देश में अशांति होती है, जिस देश में दंगे होते हैं, जिस देश में जाति और धर्म के नाम पर समाज बंट जाता है, वो देश पीछे रह जाते हैं, आगे नहीं जाते। आपके सामने एग्जाम्पल है, आप पाकिस्तान देख लो, अफगानिस्तान देख लो, इराक देख लो, लेबनान देखो, सीरिया देख लो। जहां जहां कट्टरपन बढ़ा है, जहां जहां आपस में मारकाट मची है, जहां जहां लोगों में नफरत का माहौल बढ़ा है, जहां जहां इंसानियत शर्मसार हुई है, इंसानियत खत्म हुई है, वो सारे देश बर्बाद हो गए हैं। तो मैं ऐसे लोगों से कह देना चाहता हूं जो भारत को बर्बाद करने में लगे हैं, जो भारत को जाति और धर्म के नाम पर बांटने में लगे हैं, जो भारत को तोड़ने में लगे हैं, जो कुछ अमीरों को बहुत अमीर बनाते जा रहे हैं, देश में रहने वाले बाकी सब लोगों को गरीब बनाते जा रहे हैं, वो एक व्यक्ति को नहीं, वो पूरे देश को बर्बाद कर रहे हैं। वो हमारे पूरे युवाओं की नस्ल को बर्बाद कर रहे हैं। तो हमें अच्छे और बुरे का ज्ञान और अंतर करना आना चाहिए। हमें देखना चाहिए कौन अच्छा है कौन बुरा है। अच्छे करने वाले की और बुरे करने वाले की जाति और धर्म नहीं ढूंढना चाहिए। हमें व्यक्ति की बुराइयों से घृणा करनी चाहिए, व्यक्ति से नहीं। और ध्यान रहे, जिस पर हम अपने मन में नफरत पैदा कर लेते हैं, जिस वक्त हम अपने मन में किसी के प्रति द्वेष पैदा कर लेते हैं, जिस वक्त हम अपने मन में किसी के प्रति बदले की भावना पैदा कर लेते हैं, उसी वक्त साथ ही साथ आपका दुख शुरू हो जाता है। नफरत से नफरत बढ़ती है, जहर से जहर फैलता है, आग से आग फैलती है। आप नफरत और आग और जहर मत फैलाइए, आप प्यार फैलाइए। प्यार से प्यार फैलता है। इंसानियत से बड़ी कोई चीज नहीं है। और हमारे देश में तथागत बुद्ध पैदा हुए, जिन्होंने समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय का मार्ग दिया, जिन्होंने प्रज्ञा का मार्ग दिया, जिन्होंने सील का मार्ग दिया, जिन्होंने करुणा का मार्ग दिया। और भारत से वो मार्ग विदेशों में गया, पूरी दुनिया ने अपना लिया और भारत में खत्म हो गया। लेकिन जिस वक्त भारत में बुद्ध के धम्मों को मानने वाले लोग, पूरा भारत बौद्ध में था और 7 देश तब भारत का हिस्सा हुआ करते थे, लेके म्यांमार से बांग्लादेश, भारत, नेपाल, तिब्बत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक तक, ईरान या इराक तक, वहां तक पूरा भारत बौद्ध में था। और जब भारत बौद्ध में था तब वो समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित व्यवस्था तेजी से फल फूल रही थी। तब भारत दुनिया में विश्व गुरु था। आपने सुना होगा भारत सोने की चिड़िया थी। तब भारत सोने की चिड़िया थी। तो सोने की चिड़िया चली कहां गई? कोई कहते हैं जी लूट के ले गए विदेशी। भाई गुलाम वंश तो लगभग 1200-1100 ईस्वा उसके आसपास आया। उसके बाद तुगलक वंश, खिलजी वंश, लोधी वंश, फिर मुगल आए, फिर अंग्रेज आए। लेकिन ये जाति और धर्म का जो, ये तो पहले ही फैला दिया। धर्म तो चलो, धर्म का बाद में फैला, क्योंकि दुनिया को सिख धर्म 550 साल पहले मिला है, दुनिया को इस्लाम 1400 साल पहले मिला है, दुनिया को ईसाई धर्म 2000 साल पहले मिला है, दुनिया का बौद्ध धर्म 2550 साल 2600 साल पहले मिला है, और दुनिया को जैन धर्म भी लगभग 2500-2600 साल पहले मिला है। तो इससे पहले दुनिया में धर्म तो नहीं था ना। और जातियां केवल भारत में, पूरी दुनिया में नहीं है। यह भी सोचना बहुत जरूरी है, जाति किसने बनाई और जाति के बनने से किसको फायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ। जिनको जाति के होने से नुकसान हो उन्हें जाति छोड़ देनी चाहिए। इस जाति रूपी बीमारी में आग लगाने का समय आ गया है।
तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप लोग इंसान बनो, अच्छे इंसान बनो, आप लोग भारतवासी बनो। अपनी पहचान इस तरह मत बताओ मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, या मैं दलित हूं, या मैं ब्राह्मण हूं। आप बताओ अपनी पहचान, मैं भारतीय हूं। और कर्म ऐसे करो, व्यवहार ऐसा करो, आचरण आपका ऐसा होना चाहिए, दूसरे लोग कहें यार ये इंसान बहुत अच्छा है। मैं समझता हूं तभी भारत फिर से गौरवशाली राष्ट्र बनेगा, तभी भारत फिर से मजबूत बनेगा, तभी भारत एकजुट होगा। जब भारत से जाति और धर्म के ऊपर जो नफरत फैल रही है वो बंद हो जाएगी, तब कहीं जाके भारत का गौरव वापस लौटेगा। वही गौरव जिसमें सबके लिए समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय होगा, करुणा होगी, प्रज्ञा होगी। और ये धर्म जो सील पे आधारित है, सील कितना खूबसूरत है। हर आदमी अपने जीवन में अगर सीलों का पालन कर ले, वो पंचशील का, पंचशील में क्या है, मैं हिंसा नहीं करूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं किसी का जबरदस्ती सामान नहीं छीनूंगा, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, मतलब अपनी पत्नी से अलग मैं कोई किसी दूसरे से कोई संबंध अवैध बनाऊंगा ही नहीं, मैं किसी भी प्रकार का नशा नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, चुगली नहीं करूंगा। अगर ये 5 बातें सभी मान लें, कोई भी आदमी बहुत ही अच्छा इंसान बन सकता है। नशा नहीं करेगा तो पैसे बचेंगे, अपने बच्चों के काम आएंगे। नशा करेगा तो पैसे भी गलत जगह खर्च होंगे, शरीर में बीमारियां भी लगेंगी। और कई बार आप देखते हो जवानी में ही बंदे की डेथ होगी, क्या हुआ था, शराब बहुत पीता था, लीवर खराब हो गया, उसके बाद उसके बच्चे परेशान। तो ऐसी चीज जिससे आपका नुकसान हो, व्यक्ति शारीरिक नुकसान, आपके परिवार का नुकसान, आपके समाज का नुकसान और पूरे देश का नुकसान। हम इस पूरे देश के इस नुकसान से, व्यक्तिगत नुकसान से भी, पारिवारिक नुकसान से भी, समाज के नुकसान से भी, देश के नुकसान से भी बच सकते हैं, बशर्ते कि हम अपने अंदर सीलों का पालन करें और अच्छा आचरण रखें और सबके लिए अपने मन में अच्छी भावना रखें। हम सबके मंगल कामना रखें, सबके भले के बारे में सोचें। जब मैं सबका भला करूंगा तो मुझे अपने बारे में सोचने की जरूरत है, मेरा भला तो अपने आप हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने बार्बर एसोसिएशन के साथी सलमानी जी, नाजिम जी, सैन जी और जितने साथी हैं, सबका एक एक नाम क्या लूँ, आप सबको बधाई देता हूँ। बहुत अच्छा काम कर रहे हो और मैं भी आपकी टीम का हिस्सा हूँ। मैं आपकी टीम का हिस्सा हूँ। आपके साथ मिलके मैं भी इस अच्छे काम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहता हूँ। मिलके एक ऐसा भारत बनाएंगे, प्रबुद्ध भारत बनाएंगे, जहाँ कोई नफरत का माहौल ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम, जय भारत। सर बहुत बहुत थैंक यू। मैं तहे दिल से आप सभी का